नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि कैसे भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। कहानी एक व्यापारिक कंपनी की है जो मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की सियासत में आप कह सकते हैं उलझती चली गई और फिर शासक की भूमिका में आ गई। हाँ, और इतनी प्रभावशाली हो गई कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को भी दखल देना पड़ा। बिल्कुल। आज हम खासतौर पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर ध्यान देंगे। हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये कानून क्यों लाया गया, इसकी खास बातें क्या थीं और भारत पर इसका असर क्या हुआ। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, नोट्स हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो टैक्स वसूलने, जमीनें संभालने और न्याय करने जैसे काम क्यों और कैसे करने लगी। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल बहुत अहम है और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव एकदम से नहीं हुआ। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1600 में, जब इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC कह लेते हैं इसे, को एक चार्टर दिया, एक अधिकार पत्र। चार्टर मतलब एक तरह का लाइसेंस? हाँ, बिल्कुल। इस चार्टर ने कंपनी को पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया, मोनोपोली जिसे कहते हैं। तो शुरू में इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार था। तो 1600 में ये कंपनी व्यापारी बनकर आई, लेकिन फिर कुछ दशकों बाद हालात बदलने लगे, खासतौर पर 18वीं सदी के मध्य में, है ना? बिल्कुल। एक बड़ा निर्णायक मोड़ आया 1764 में, बक्सर के युद्ध के साथ, बैटल ऑफ बक्सर। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम। इनकी मिली-जुली सेनाएं थीं। और इस लड़ाई में जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। इसके नतीजे तो फिर बहुत दूर तक गए होंगे। हाँ, नतीजे बहुत बड़े निकले। बक्सर की जीत के बाद 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मजबूरन कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इस संधि ने कंपनी की हैसियत पूरी तरह बदल दी। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स, ये क्या थे असल में? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि इन विशाल और अमीर प्रांतों में जमीन का लगान रेवेन्यू वसूलने का अधिकार अब कंपनी के पास आ गया। अच्छा, टैक्स कलेक्शन का अधिकार। जी, और साथ ही दीवानी यानी सिविल मामलों में न्याय, सिविल जस्टिस करने का अधिकार भी कंपनी को मिल गया। जमीन जायदाद, पैसे रुपए के झगड़े निपटाने का अधिकार। ओह, यानी एक व्यापारिक कंपनी अब सरकार वाले काम करने लगी थी। जी, टैक्स लेना और न्याय करना, ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। पहले ये काम तो नवाब या बादशाह के अधिकारी करते थे। तो यही से वो ड्यूअल सिस्टम वाली बात शुरू होती है जिसके बारे में पढ़ते हैं। सही कहा। यहीं से एक अजीब और मुश्किल दौर शुरू हुआ जिसे इतिहासकार दौरी व्यवस्था या ड्यूअल सिस्टम कहते हैं। ये चला 1765 से 1772 तक, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी ने रेगुलेटिंग एक्ट की जमीन तैयार की। ड्यूअल सिस्टम सुनने में ही कुछ गड़बड़ लगता है। ये था क्या असल में? क्या दोहरापन था इसमें? इसमें दोहरापन ये था कि असली ताकत और अधिकार तो कंपनी के पास आ गए, जैसे लगान वसूलना, लेकिन प्रशासन चलाने की, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वो अभी भी बंगाल के नवाब के कंधों पर थी। लेकिन नवाब के पास तो ताकत ही नहीं बची थी। वही तो, उसके हाथ में न पैसा था न असली ताकत। तो एक तरफ थी अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अधिकार बिना जिम्मेदारी के, ये थी कंपनी, और दूसरी तरफ थी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, यानी जिम्मेदारी बिना अधिकार के, ये था नवाब। समझ गए। पैसे कंपनी ले जाती थी और अगर कुछ गड़बड़ हो, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, तो जिम्मेदार नवाब। ये तो चलने वाली व्यवस्था नहीं लग रही। और ये चली भी नहीं। ये डुअल सिस्टम पूरी तरह से विफल रहा और इसके बहुत बुरे नतीजे निकले। जैसे कि? सबसे पहले तो कंपनी के कर्मचारियों में भयानक भ्रष्टाचार फैल गया। करप्शन? उन्हें तनख्वाह तो कम मिलती थी पर हाथ में ताकत बहुत थी। तो उन्होंने निजी व्यापार करना शुरू कर दिया, प्राइवेट ट्रेड, अपना खुद का बिजनेस। हाँ, भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से जबरदस्ती कम दाम पर सामान खरीदना,
दस्तक यानी व्यापार परमिट का गलत इस्तेमाल करना और जमकर रिश्वतखोरी करना। वो लोग रातों रात अमीर बन रहे थे। और इसका असर आम जनता, खासकर किसानों पर क्या पड़ा होगा? उन पर तो जैसे कहर टूट पड़ा। लगान वसूली का अधिकार अब कंपनी के पास था और उनका तो एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। लगान की दरें बहुत बढ़ा दी गईं, वसूली में बहुत सख्ती बरती जाने लगी, किसानों का भयानक शोषण हुआ, ऑपरेशन ऑफ पेजेंट्री जिसे कहते हैं, खेती बर्बाद होने लगी। और इसी दौरान वो बंगाल का भयानक अकाल भी पड़ा था ना, 1770 वाला। हाँ बिल्कुल। ऊपर से 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। लाखों लोग मारे गए। ये तो बहुत भयानक तस्वीर है। कंपनी के कर्मचारी अमीर हो रहे हैं, जनता बेहाल है। लेकिन कंपनी खुद कैसी चल रही थी इस दौरान? मुनाफे में? यहीं पर विरोधाभास है। कंपनी के कर्मचारी तो मालामाल हो रहे थे, लेकिन खुद ईस्ट इंडिया कंपनी भारी वित्तीय संकट में फंस गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस। अरे ऐसा क्यों? भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और फिर लगातार युद्धों के खर्चे, इन सब की वजह से कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। हालत इतनी खराब हो गई कि 1772 में कंपनी को ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड के कर्ज के लिए अर्जी देनी पड़ी। अच्छा, तो जब कंपनी ने सरकार से मदद मांगी तब लंदन में बैठे हुक्मरानों के कान खड़े हुए कि भाई भारत में चल क्या रहा है? बिल्कुल। ये कर्ज की अर्जी एक तरह से खतरे की घंटी थी। ब्रिटिश संसद में बहस छिड़ गई। लोगों को समझ आने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, ये भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। पॉलिटिकल पावर, जिसके पास करोड़ों लोगों और विशाल भूभाग पर शासन करने जैसा अधिकार है। और ये कंपनी अपने मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रही है, जिससे ब्रिटिश राष्ट्र की बदनामी भी हो रही है और आर्थिक नुकसान भी। सही। और यहीं से ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब सीधे दखल देने का वक्त आ गया है कि कंपनी के मामलों को, कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट करना यानी नियंत्रित और व्यवस्थित करना जरूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एहसास तेजी से मजबूत हुआ कि कंपनी की गतिविधियों पर, खासकर उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कामों पर, संसद का नियंत्रण होना चाहिए। ये सिर्फ कंपनी के शेयरधारकों का मामला नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटिश राष्ट्र के हित का सवाल बन गया था। यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। ये शायद पहली बार था जब ब्रिटिश संसद में इतने सीधे तौर पर कंपनी के भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और उसे अपने नियंत्रण में लाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि भाई अब लगाम कसनी ही पड़ेगी। हाँ, और इसी सोच और जरूरत का नतीजा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला बड़ा कानून था, जिसका घोषित उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन को सुधारना और भारत में उसके शासन को रेगुलेट करना था। तो चलिए अब इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातों पर गौर करते हैं। सेलेंट फीचर्स ने कहते हैं, सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया? सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था बंगाल के प्रशासन के ढांचे में। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, सिर्फ गवर्नर से गवर्नर जनरल? जी। और इस पद पर पहले व्यक्ति नियुक्त हुए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। उनकी सहायता और आप कह सकती हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 4 सदस्यों की काउंसिल। हाँ। और महत्वपूर्ण फैसले गवर्नर जनरल और काउंसिल को बहुमत से लेने होते थे। तो ये एक तरह से सत्ता का केंद्रीकरण करने की कोशिश थी, सेंट्रलाइजेशन। बंगाल को ज्यादा अहमियत दी गई। हाँ, ये भारत में ब्रिटिश प्रशासन को सेंट्रलाइज करने की दिशा में पहला कदम था। इस एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को कुछ मामलों में, खासकर विदेश नीति और युद्ध के मामलों में, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी मद्रास और बॉम्बे अब बंगाल को रिपोर्ट करेंगे कुछ मामलों में। हाँ, एक तरह से पहले ये तीनों प्रेसिडेंसीज काफी हद तक स्वतंत्र रूप से काम करती थी, लेकिन अब बंगाल को प्रमुखता दी गई और मद्रास और बॉम्बे पर उसका पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन बढ़ाया गया। और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया। हमने दीवानी न्याय की बात की थी जो कंपनी को मिली थी। हाँ, न्याय व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया गया। एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में? जी। ये कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे, पहले चीफ जस्टिस थे, और 3 अन्य जज भी थे। इस सुप्रीम कोर्ट का काम क्या था?
ये किन मामलों को सुन सकता था? ये कोर्ट मुख्य रूप से कलकत्ता में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों, कंपनी के कर्मचारियों और कुछ हद तक भारतीय नागरिकों से जुड़े दीवानी, सिविल, फौजदारी, क्रिमिनल, नौसैनिक, एडमिरलिटी और धार्मिक एक्लेसियास्टिकल मामलों की सुनवाई कर सकता था। अच्छा। इसका उद्देश्य एक तरह से ब्रिटिश न्याय प्रणाली को भारत में स्थापित करना और कंपनी के कर्मचारियों पर कानूनी नियंत्रण रखना था। हालांकि इसके अधिकार क्षेत्र को लेकर, जुरिस्डिक्शन को लेकर शुरुआत से ही काफी भ्रम और विवाद रहा। विवाद किस तरह का? खासकर मौजूदा भारतीय अदालतों के साथ इसके संबंधों को लेकर कि किसका अधिकार कहाँ तक है, ये क्लियर नहीं था। और वो जो भ्रष्टाचार और निजी व्यापार की समस्या थी, जिसने कंपनी को खोखला कर दिया था, उसे रोकने के लिए एक्ट में क्या प्रावधान थे? एक्ट ने इस समस्या पर सीधा प्रहार किया। इसमें साफ साफ कंपनी के सभी कर्मचारियों पर, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, पर किसी भी भारतीय शासक या नागरिक से किसी भी तरह की भेंट मतलब प्रेजेंस या रिश्वत, ब्राइब्स लेने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। कोई गिफ्ट नहीं, कोई रिश्वत नहीं। बिल्कुल। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड करने से भी मना कर दिया गया। कोशिश ये थी कि कंपनी के कर्मचारी सिर्फ कंपनी के प्रति वफादार रहें और अपनी जेबें भरने में ना लगे। यानी कोशिश अच्छी थी कि उस बेलगाम लूट को रोका जाए। और लंदन में बैठी कंपनी की मालिक बॉडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन पे भी सरकार ने कुछ शिकंजा कसा। बिल्कुल। एक्ट ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि लंदन में कंपनी के मुख्यालय पर भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया। कंपनी का जो शासी निकाय था, गवर्निंग बॉडी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, उसके कामकाज पर भी निगरानी बढ़ाई गई। वो किस तरह से? क्या उन्हें अब सरकार को जवाब देना पड़ता था? हाँ, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वो भारत में कंपनी के राजस्व, रेवेन्यू, नागरिक, सिविल और सैन्य मामलों से संबंधित सभी पत्र व्यवहार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार के संबंधित विभागों के सामने प्रस्तुत करें, जैसे ट्रेजरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी अब सब कुछ बताना पड़ेगा सरकार को। जी। इससे सरकार को कंपनी की गतिविधियों की सीधी जानकारी मिलने लगी और पारदर्शिता बढ़ी, या यूं कहें कि सरकारी नियंत्रण बढ़ा। और उनके चुनाव या कार्यकाल को लेकर भी कुछ बदलाव हुए? हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों के कार्यकाल को भी रेगुलेट किया गया। उनका कार्यकाल 4 साल का कर दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि हर साल 1/4 सदस्य रिटायर होंगे, ताकि नए लोग आते रहें। हाँ, और कुछ लोगों का गुट हावी ना हो पाए। चुनाव के लिए शेयर होल्डिंग की योग्यता भी बढ़ा दी गई। इन सब का मकसद कंपनी के प्रबंधन पर सरकारी प्रभाव को मजबूत करना था। तो कुल मिलाकर इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या था? इसका निचोड़ क्या निकलता है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस एक्ट का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। कई मायनों में ये एक मील का पत्थर था। सबसे पहली और अहम बात यह है कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित, कंट्रोल और नियमित रेगुलेट करने की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम था। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। इससे पहले सरकार ने खुली छूट दे रखी थी? हाँ, काफी हद तक। अब सरकार सीधे दखल दे रही थी। और इसने कंपनी की बदलती भूमिका को भी स्वीकार किया है ना, कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं रही। एकदम सही। ये पहली बार था, फर्स्ट टाइम, जब ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक तौर पे ये माना कि कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार नहीं कर रही, बल्कि उसके पास राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी आ गई हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एक्ट ने माना कि कंपनी एक शासक की भूमिका निभा रही है और इसलिए उसके शासन को व्यवस्थित करना जरूरी है। और भारत में प्रशासन के लिहाज से इसका क्या महत्व था? जैसा हमने गवर्नर जनरल की नियुक्ति और मद्रास बॉम्बे पे उसके नियंत्रण की बात की, इस एक्ट ने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और नियंत्रण का आधार बनी। तो ये तो हुई एक्ट की अहमियत और इसके सकारात्मक पहलू। लेकिन क्या ये एक्ट अपने उद्देश्यों में पूरी तरह कामयाब रहा? क्या इसकी कुछ सीमाएं या कमजोरियां भी थी? लिमिटेशंस। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एक्ट की अपनी गंभीर सीमाएं और कमियां थीं। ये सुधार की दिशा में एक पहला कदम जरूर था, लेकिन आप कह सकते हैं ये बहुत अधूरा और अस्पष्ट था। अधूरा? कैसे? सुधार का दायरा सीमित था, लिमिटेड स्कोप ऑफ रिफॉर्म। इसमें कई चीजें साफ नहीं थी, जैसे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच शक्तियों का बंटवारा। गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के फैसले को वीटो करने का अधिकार नहीं था। यानी अगर काउंसिल के ज्यादातर सदस्य किसी बात पर अड़ जाएं, तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता था? हाँ, बहुमत ही चलता था।
इससे अक्सर टकराव और गतिरोध पैदा होता था, डेडलॉक यानी इसने समस्याओं को सुलझाने की बजाय कई बार नई समस्याएं भी खड़ी कर दी। को रोकने में नाकाम रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे और उनकी काउंसिल के सदस्यों के बीच खासकर फिलिप फ्रांसिस लगातार कड़वे झगड़े चलते रहे। इसने प्रशासन को पंगु बना दिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के प्रशासन, खासकर राजस्व अदालतों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर गंभीर टकराव हुए, जुरिस्डिक्शन को लेकर, जैसे प्रसिद्ध नंदकुमार केस या पटना केस। इन विवादों ने एक्ट की कमियों को उजागर कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या ये एक्ट वाकई भारत में शासन सुधारने की एक ईमानदार कोशिश थी, या फिर इसका असली मकसद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार और संसद का नियंत्रण स्थापित करना था, ताकि भारत के संसाधनों का दोहन ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हो सके। ये सवाल इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रहा है। शायद दोनों ही बातें कुछ हद तक सही थीं। भ्रष्टाचार रोकना और प्रशासन सुधारना एक मकसद जरूर था, लेकिन साथ ही ब्रिटिश सरकार कंपनी की बढ़ती ताकत को अपने नियंत्रण में लाना चाहती थी और भारत से होने वाले फायदों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। एक्ट ने नियंत्रण तो बढ़ाया, लेकिन कई बुनियादी समस्याओं का हल नहीं निकाला, जिसके कारण आगे चल के पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जैसे और सुधार कानूनों की जरूरत पड़ी।